हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इनके जोशी स्वागत करता हूं आपका क्लास 9 सोशल साइंस के इस सिविक्स के वीडियो में। बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है जो सिविक्स से मैंने लिया है, और आपको पता है जो चैप्टर नंबर 9 है वो है अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। ओके बच्चों, तो वीडियो को लास्ट टू लास्ट आपको देखना है ताकि आपको इसकी मीनिंग से लगाकर उसके जो चैलेंजेस है हमारा लास्ट टॉपिक वो सारे कवर हो सकें। सो मीनिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले एटिमोलॉजी जो है उसका, यानी वर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक एक एंशियंट लैंग्वेज है और यहाँ से डेमो प्लस क्रेशिया यानी क्रेटो, क्रेशिया या क्रेटो, यहाँ से हमने इन दोनों का मीनिंग अलग अलग कर दिया है। डेमो का मतलब हो गया लोग यानी पीपल, एंड क्रेटोज या क्रेशिया का मतलब हो गया रूल। तो सिंपली हम लोग डेमोक्रेसी को लिटरली क्या बोलेंगे, यहाँ पीपल एंड रूल दोनों को साथ में लगाएंगे तो मतलब हो गया रूल बाय द पीपल, यानी कि लोगों का शासन। जब लोग खुद शासन करते हैं उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में ये डेमोक्रेसी है या नहीं आपको थोड़ा सा देखना है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो टेक्निकली डेफिनेशन हमारे सामने ये होती है कि ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें सुप्रीम जो पावर होती है गवर्नमेंट की वो लोगों के पास रहती है। इट वेस्टेड विद और इन द हैंड ऑफ द पीपल एंड आल्सो एक्सरसाइज बाय them by their elected agents or representatives under a free electoral system। यहाँ पे डेमोक्रेसी की जो टेक्निकल डेफिनेशन है आप ये समझ सकते हो कि ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो सुप्रीम पावर होता है यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर वो लोगों के पास रहता है। वो लोग खुद या तो एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली या फिर अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधि बोलते हैं, वो एक इलेक्टोरल सिस्टम होता है उनके ज़रिए वो एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन ने भी एक ऐसी डेफिनेशन दी। सो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन्स डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जो लोगों का होता है, लोगों के लिए होता है और लोगों से होता है। सो डेमोक्रेसी कुल मिला के लोगों से बनती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसकी रूट्स देखते हैं, क्या डेमोक्रेसी एग्जिस्ट होती थी। तो यहाँ हम अगर उसकी रूट्स की बात करें हमारे इंडिया में स्पेशली, सो वाइल इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी, democratic principles have deep historical roots in the Indian subcontinent। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे कि वैदिक अगर पीरियड की बात करें ना तो वहाँ पे जो अभी हमने डेफिनेशन और उसका एटिमोलॉजी जो हमने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी एक टू वर्ड्स जो ग्रीक के है डेमोज एंड क्रेटो यानी क्रेशिया से लिया गया है, जिसमें रूल और पावर एंड पीपल से रिलेटेड होता है। लेकिन फिर भी हमारे पास में रिपब्लिक्स भी थे एंशियंट में, जैसे कि 16 महाजनपद आज में जो 6th सेंचुरी के आसपास थे। देयर वर सेवरल स्टेट्स एंड दे वर ऑपरेटेड बाय रिपब्लिक या गण या संघ उन्हें बोलते थे। द मोस्ट फेमस जो था उसमें वजी कन्फेडेंसी था जिसकी कैपिटल वैशाली हुआ करती थी, जहाँ पे जो भी डिसीजंस होते थे वो एक असेंबली या फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो मिलके ग्रुप ऑफ पीपल लेते थे, ना कि एक सिंगल मोनार्क। आपको ये समझना चाहिए कि हमारे पास में जो डेमोक्रेसी है वो एंशियंट रिपब्लिक में भी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि हमारे विलेज पंचायत्स भी है। हिस्टोरिकली इंडियन विलेजेस हैव बीन गवर्न बाय लोकल काउंसिल, जिन्हें पंचायत बोलते थे। पंचायत होता था एन असेंबली ऑफ 5 रिस्पेक्टेड एल्डर्स वो सेटल डिस्प्यूट्स एंड मैनेज लोकल अफेयर्स रिप्रेजेंटिंग अ ग्रास रूट्स फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। सरपंच, जहाँ पे 5 लोग जो एल्डर्स होते थे, गांव के जो भी डिस्प्यूट होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, लोकल अफेयर्स होते थे, उन्हें वो एकदम मिल के मीटिंग करके यहाँ इस गांव में सेल्फ गवर्नेंस का एग्जाम्पल प्रोवाइड करते थे, और आज भी ये हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के हमारे एंशिएंट टाइम में और आज भी डेमोक्रेसी हमारे लिए कुछ नया नहीं है। अगर हम आज की बात करें मॉडर्न रूट्स की, तो देन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया वाज शेप्ड बाय फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, culminating in the adoption of Constitution of India during 1950, which established a sovereign socialist secular democratic republic। जहाँ जो 1950 को हमारा देश
कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और 1947 को जो हमारा स्ट्रगल के बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट बना, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में जो स्ट्रगल हुआ, फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, उसके बाद से हमने डेमोक्रेटिक रूट्स को अपनाना शुरू कर दिया और तब से अभी तक 1947 से लगा के कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशनल जब हमारा इंडिया एक रिपब्लिक बना तब से अभी तक 2026 में हमारा देश एक रिपब्लिक रहा है। तो कुल मिला के हमारा एंशेंट में भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड रूट्स रहा है और आज मॉडर्न टाइम में भी डेमोक्रेसी अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये है हमारी डेमोक्रेसी की थोड़ा सा इंट्रो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसी क्या खास बातें हैं। What are the features of the democracy? If we talk about the features, then a true democracy is characterized by several key features. अब इसमें बहुत सारी की फीचर्स होगी, लेकिन जो मेजर है ना, जो मेन है, उसमें आप ये देखोगे सबसे पहला होगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी चुने हुए नेता या प्रतिनिधि। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर ऑलवेज रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दोज वो आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी ये जो चुने हुए लोग हमारे होते हैं, नेता, वो चुने हुए होते हैं। ये नहीं कि मतलब उनका नॉमिनेशन हुआ है या रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर एग्ज़ाम हुआ है, उन लोगों का इलेक्शन होगा और वो इलेक्टेड लोग ही हमारे यहाँ पे कोई भी फाइनल डिसीजन हो वो लेने का काम करते हैं। ये सबसे पहले हमारी और सबसे बेस्ट एक फीचर है डेमोक्रेसी की। दूसरा होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी में ये देखने को मिलता है आपको कि डेमोक्रेसी में हमेशा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, मतलब कि सभी इक्वल होंगे, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी। इलेक्टोरल प्रोसेस जब भी होगा तो सबको एक फेयर चांस दिया जाएगा। यहाँ पार्टी छोटी है या बड़ी है, कोई लीडर छोटा है या बड़ा, ऐसा नहीं देखा जाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, यहाँ तक कि वोटर जो होंगे उनके साथ में भी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा फेयर चांसेस उन्हें भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमारी सेकंड फीचर हो गई डेमोक्रेसी की। थर्ड फीचर की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी जो 18 के हो जाते हैं, एडल्ट सिटीज़न बन जाते हैं, उन्हें राइट टू वोट प्रोवाइड किया जाएगा। उन्हें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी कास्ट के हैं, क्रीड के हैं, यानी कम्युनिटी के हैं, रिलीजन के हैं, जेंडर या वेल्थ है या नहीं है, मतलब गरीब अमीर, इस तरह के जो है ना मतलब बायस, उनको हम हटा देंगे और सभी को वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये प्रोवाइड होती है डेमोक्रेसी में। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रूल ऑफ लॉ। द स्टेट इज आल्सो गवर्न बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द लॉ नॉट बाय द आर्बिट्ररी डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल लीडर्स, एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू द लॉ। यानी कि ये सारे के सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में होंगे। ये सबसे बड़ी हमारे पास में एक फीचर है डेमोक्रेसी की। इसके अलावा यहाँ मिलेगा रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, यानी कि जो भी डेमोक्रेसी में रहते हैं हमारे सिटीजन्स, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सभी को बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिले एंड इसके सिटीजन्स सिक्योर रहें बहुत सारी फ्रीडम राइट्स के या फंडामेंटल राइट्स के, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस ऑफ देयर व्यूज़ एंड थॉट्स एंड दे कैन मेक ऑन फॉर्म असेंबली एंड उनसे रिलीजन से रिलेटेड जो भी रिस्पेक्ट होता है उनके राइट्स का वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। किसी के साथ में कुल मिला के हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी यहाँ पे और एक फीचर है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द कोर्ट्स आर फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, इंश्योरिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स बेसिक राइट्स, जो हमने अभी बात किया, उनकी रखवाला करने वाला हमारे पास में एक न्यायपालिका है। ये कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और जो व्यवस्थापिका होती है यानी लेजिस्लेटिव, यहाँ पे जो पार्लियामेंट होती है, यहाँ बहुत सारे लीडर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। तो ये इनसे हमारा कोर्ट जो है ना, कोई भी वकील हो या फिर कोई भी जज है, तो वो इन सब से जो लीडर है उनसे थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि हमने अगर उनको कनेक्टिविटी दे दिया है तो क्या होगा, लीडर कुछ भी जुर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से इनडिस्क्रिमिनेशन होगा, इनजस्टिस मिलेगा लोगों को। इसलिए हमने क्या किया, हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है, इनसे हमने सेपरेट रखा है। तो दैट इज़ द
फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की फीचर्स जानने के बाद में, उसकी डेफिनेशन और मीनिंग समझने के बाद में हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि भाई कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे टू मेन कैटेगरी बनते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको प्योर डेमोक्रेसी कहते हैं। यहाँ क्या होता है, सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है या लेजिस्लेशन का काम होता है, कानून बनाने का है, तो वहाँ पे लोग खुद यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे नेता वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ आपको खुद वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके बात करना होता है, डिबेट करना होता है और घर जाके आराम करने का होता है। डायरेक्टली हमें वहाँ पार्लियामेंट में डे टू डे जाना पड़ता है। ये होता है एक छोटे कंट्रीज़ के लिए, ये मतलब जो इंडिया है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारा, फिर वास्ट यहाँ पे डाइवर्सिटी है और वास्ट इसका जियोग्राफी है ना। तो अनइवनली हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जियोग्राफी भी है, तो इस वजह से ये मुमकिन नहीं है। जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, सो एंशिएंट एथेंस जो है आपका, वहाँ आपको ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड it exists in the limited form such as referendums and town hall meetings in the Switzerland। अगर आज का कंट्री अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड उसका एग्जांपल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इट इज़ ओनली प्रैक्टिकल फॉर वेरी स्मॉल कंट्री एंड पॉपुलेशन। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का होता है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। एंड ये जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड होते हैं, दे मेक लॉ एंड गवर्न ऑन देयर बिहाफ। जो भी लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं तो वो लोग रूल करते हैं किन के, जो वोटर होते हैं उनके बिहाफ पे। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी टुडे। एग्जांपल इंडिया, यूएसए और यूके इसका है। और इसके जो सब टाइप्स है उनके भी बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी के कुछ सब टाइप्स भी है, जैसे एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होता है, दे ड्राइव इट्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम एंड इट्स अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, यानी जो पार्लियामेंट होती है उसके प्रति हमारा, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो जो भी इलेक्टेड लोग हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर है और उनके द्वारा बनाया हुआ कैबिनेट है यानी असेंबली है, तो वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है उस पार्लियामेंट के। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट लोगों के लिए होती है। तो इलेक्टेड लोग किसके लिए अकाउंटेबल होंगे? अकाउंटेबल का मतलब हुआ रेस्पॉन्सिबल। भाई आपके पेरेंट्स आपके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आप कौन से स्कूल में पढ़ोगे, कौन सी मतलब स्टेट में पढ़ो, ये सब उनका डिसीजंस होता है। तो यहाँ पे सीधा सा है कि इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए अकाउंटेबल रहते हैं। तो ये एग्जांपल इंडिया और यूके का है। दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, इज आल्सो हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ ऐसा नहीं होता है। देखो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ द स्टेट जो होता है ना, वो प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जबकि यहाँ प्रेसिडेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट होता है। इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। एंड he or she leads the executive branch that is separate from the legislative branch, जिसमें एग्जाम्पल है हमारा अमेरिका का, यूएसए का। तो ये सब टाइप हो गया इसका डेमोक्रेसी का। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक सिस्टम का क्या नज़ारा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इसका एवोल्यूशन पहले करते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी डेवलप हुई है बहुत सारे सेंचुरीज से, हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवेंट्स लाइक साइनिंग ऑफ द मैग्ना कार्टा जो 1215 में हुआ, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, इट एम्फेसाइजिंग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनकी वजह से यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत हुई। ये इवोल्यूशन हमारे सामने नज़र आता है। फिर अगर हम लोग और भी ग्लोबल स्प्रेड में अगर बात करें, सो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड और फर्स्ट हुआ एंड उसके बाद में जो डीकोलोनाइजेशन हुआ एशिया में, अफ्रीका में, इसकी वजह से भी न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस या नेशंस की थ्योरी डेवलप हुई एंड इट अडोप्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और सबकी आवाज़ एक ही थी, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हो, कि हमारा देश में डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए या गवर्नमेंट होनी चाहिए। अनदर मैसिव जो वेव इसका लगा था वो था सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, यानी डिक्लाइन हुआ था 1990 के डिकेड में। ये 1991 से सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो कोलैप्स हो चुका था, उसके बाद में भी ग्लोबली डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ें उठना शुरू हुआ था। ये हमने बात किया। अगर
आज के टाइम में जो करंट सिनेरियो अगर देखें हैं, सो टुडे डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स ग्लोबली. However, the quality of the democracy अलग अलग वेरीज होते हैं यहाँ पे. Some nations are fully democratic, while if you talk about other nations, they are flawed democracies or hybrid regimes where democracy or democratic institution exist but the heavily manipulated. अब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डेमोक्रेसीज़ भी देखने को मिलती है. अभी हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात किया है, तो वो इसके अलावा भी कहीं पे आपको फुल डेमोक्रेसी दिखेगा जैसे इंडिया में, तो कहीं पे मतलब आपको जैसे चाइना है, आपका पाकिस्तान है और श्रीलंका, तो यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी थोड़ी सी नज़र आएगी. और कुछ ऐसे हाइब्रिड रिजिम वाले भी हैं जिसमें इस्लामिक स्टेट्स भी आ जाते हैं, तो वहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते भी हैं और करते भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड होते हैं. ये सिचुएशन आज का है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है. फिर भी इस एक कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने आता है कि इट स्टैंड्स इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अदर सिस्टम लाइक मोनार्की. फिर भी हमारे अंदर ये जरूर आता है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, क्योंकि मोनार्क में जो कि एक रूल होता है किंग और क्वीन से, उससे बेटर है. डिक्टेटरशिप में क्या होता है, ये एक एब्सोल्यूट रूल होता है, एक इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप रूल करता है. और थियोक्रेसी जो होती है वो रिलीजियस लीडर, जहाँ पे धर्म के आधार पर जो कंट्री चलता है. इस्लामिक स्टेट्स है ना, सऊदी अरेबिया हो गया, चाहे आपके ईरान इराक हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया, तो ये थियोक्रेसी पे चलता है. रिलीजियस लीडर इनमें लीड करते हैं. जैसे पाकिस्तान अभी मिलिट्री पे के अंडर में है, तो वो थोड़ा सा अलग हो गया है इससे. तो जहाँ पे धर्म के आधार पर कंट्री चलती है, इस्लामिक स्टेट्स आपका एग्जाम्पल इसका, तो चाहे वो मोनार्की हो, चाहे इसका एग्जाम्पल हमारे यूके हो गया आज का, है ना, ब्रिटेन. और डिक्टेटरशिप जो जर्मनी था पहले, और अभी किंग जोम के अंडर में नॉर्थ कोरिया. तो यहाँ आप देखोगे इन सब से अच्छा है हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो है डेमोक्रेसी. अब ये थोड़ा सा है, अब चैलेंजेस भी है. डेमोक्रेसी इतना अच्छा भी नहीं है, इसमें भी बहुत सारी जंजीरें जकड़ी हुई है डेमोक्रेसी को. क्या क्या प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, तो पहला है सोशियो इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, यानी कि हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वेल्थ डिस्पैरिटी कैन प्रिवेंट सिटीजन्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. यानी कि यहाँ अमीर और गरीब की बहुत बड़ी खाई देखने को मिलती है. चैलेंजेस सबसे बड़ा है डेमोक्रेसी का. इसमें ऐसे ही चैलेंजेस की हम बात करेंगे. दूसरा चैलेंज है इलिटरेसी, यानी कि अशिक्षा एंड लैक ऑफ अवेयरनेस. लोगों को पता नहीं होता है कि डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट क्या है, और बहुत सारी बेसिक चीज़ें लोगों को नहीं पता होता है. तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना आज इस डेमोक्रेसी का, वो ये है इलिटरेसी, लोगों के पास में अवेयरनेस की कमी. तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंज हमें देखने को मिलता है. तो ये क्या है, एंड यूनिफॉर्म्ड इलेक्टोरल कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय द पॉलिटिशियंस. एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर द वोटर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस. यानी कि शिक्षा सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट आपका एक वेपन है. इसको आपको सभी को स्प्रेड करना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी क्या है वो लोगों को समझ आ सके. और तीसरा चैलेंज क्या है यहाँ पे, रोल ऑफ मनी एंड मसल. मनी एंड मसल पावर का बहुत ज़्यादा यूज होता है डेमोक्रेसी में. ये देखने को मिलता है हमारे इलेक्शन के टाइम में. दे हाईली एक्सपेंसिव होते हैं इलेक्शंस. वेल्दी जो इंडिविजुअल्स होते हैं या क्रिमिनल माइंड वाले जो मसल पावर वाले लोग होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्शन आउटकम्स को एंड साइडलाइन कर देते हैं हमारे ऑनेस्ट मेरिट वाले मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को. तो उस वजह से क्या है कि पुअर कैंडिडेट फाइट नहीं कर पाता है, और एक जो क्रिमिनल माइंड वाला होता है, पैसा वाला होता है, वेल्दी पीपल, तो वो डोमिनेट करने लग जाता है. तो ये तीसरा हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. फोर्थ जो है ना वो कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म, यानी कि जाति के आधार पर यहाँ पे बहुत सारे बंटवारे होते हैं. इन कंट्रीज लाइक इंडिया, वोटिंग बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड एथनिक लाइन्स रेदर देन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट और डेवलपमेंटल इश्यूज वीकन द डेमोक्रेटिक फैब्रिक. ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे एक चैलेंज बना हुआ है. और जो लास्ट में हमारा जो चैलेंज है वो है करप्शन एंड इनएफिशिएंसी. यहाँ करप्शन बहुत देखने को मिलता है. करप्ट पॉलिटिशियंस एंड स्लो इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स इरोड पब्लिक ट्रस्ट इंटरेस्ट एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. ये लास्ट नहीं, एक और लास्ट है हमारा चैलेंज, तो वो है वोटर एपाथी. सो ये क्या होता है, अ डिक्लाइनिंग interest among the citizens to vote or participate in political awareness poses
अ थ्रेट टू द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब लोगों की जो इच्छा है ना, अब एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए मर चुकी है। मतलब लोग चाहते हैं किसी अच्छे लीडर को वोट करना चाहते हैं, लेकिन वही अच्छा लीडर बाद में धीरे धीरे क्या कर देता है, उनकी इच्छाओं को, उनके अरमानों पर पानी फेर देता है। तो उस वजह से क्या होता है, लोगों में जो एफाती होती है, इंटरेस्ट होता है, वो कम हो जाता है। तो ये चैलेंज हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे ब्रिलियंट और अच्छे नेताओं की कमी है, ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंज आप खुद एक तरह से जब डेमोक्रेसी को समझोगे, इसकी डेफिनेशन हमने शुरू की, फिर इसके रूट्स हमने बात किया, डेफिनेशन, मीनिंग एंड रूट्स के बाद में टाइप्स हमने देखें, और बाद में हमने इसके फीचर्स देखे हैं, और फिर फाइनली आज हम लोग इसके जो भी ये जो चीज़ें हैं, हमारे चैलेंजेस, ये हमने कवर किए। तो कुछ जो चैलेंजेस हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक दो चैलेंजेस आप खुद भी तैयार करो, ताकि डेमोक्रेसी आपको अच्छे से समझ में आए। सो आज ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है बच्चों। थैंक यू फॉर लर्निंग दिस, always keep learning and happy learning. So like and subscribe if you have ever liked this, and thumbs impressions आपका इसका एक एग्जाम्पल होगा। सो मिलते हैं, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाते जाना। बाय बाय, टेक केयर।